ब्रजेश सक्सेना। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दायित्वधारियों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को 14 पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार में जिम्मेदारी दी है। टिहरी से विनोद सोयाल को दायित्व मिला। विनोद सोयाल को उत्तराखंड राज्य युवा सलाहकार कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। नैनीताल से ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। चंपावत से मुकेश मेहराना को चाय विकास सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। भीमताल से भावना मेहरा को उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष बनाया गया। देहरादून से कुलदीप बुटोला राज्य के स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। चंपावत से हरिप्रिया जोशी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाई गई। अल्मोड़ा से गोविंद सिंह पिलखवा को हथकरघा हस्तशिल्प विभाग में उपाध्यक्ष का पद दिया गया। ऋषिकेश से चारू कोठारी को राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। चमोली से प्रेम सिंह राणा को जनजातीय आयोग में उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देहरादून में दायित्वधारियों को आज लिस्ट उनकी जारी कर दी गई है। कई नाम इसमें शामिल किए गए, जहां टिहरी से विनोद सोयाल को उपाध्यक्ष बनाया गया। भीमताल से भावना मेहरा उपाध्यक्ष बनी है। उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तो वहीं अगर सीमा चौहान की बात करें, इनको भी पद मिला। नैनीताल से ध्रुव रौतेला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। चंपावत से हरिप्रिया जोशी उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून नगर निगम के सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और संवर्धन योजना के तहत जुग मंदिर हॉल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकारी और निगम की जमीन को अतिक्रमणकारियों से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और इससे डेमोग्राफी ही नहीं, देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्य भी बदल रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि नदी नालों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार गंभीर है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो अतिक्रमण है वो तेज संख्या में, तेजी से काफी उसकी संख्या में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई थी, पहले के सालों में उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इधर के सालों में काफी सख्ती की गई। व्यवस्था को बनाने का काम किया गया। अतिक्रमण हटाने का अभियान कानूनी रूप से चलाया गया। और बहुत बार ये विषय आता है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, इसमें केवल और केवल न किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात है। इसमें केवल एक बात प्रमुखता से है, वो है अतिक्रमण। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी उसी तरह उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की दिशा में देश की अगुवाई उत्तराखंड कर सकता है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सरकार की चिंता कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा मुखर होकर सामने आया है। गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत को जोरदार तरीके से उठाया, जिसे बीजेपी के कई विधायकों का समर्थन भी मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ संकेत दिए हैं, राज्य की मूल पहचान सांस्कृतिक संतुलन और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। घुसपैठ पर रोक और डेमोग्राफी संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है, ठीक उसी तरह जैसे समान नागरिक संहिता पर किया गया। राज्य के अंदर राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो, यहाँ किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, उन सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे समान नागरिक संहिता का कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में ही देश की आज़ादी के बाद लागू हुआ है। तो आगे के जो भी कानून होंगे
उन सब पर चर्चा करें। मुख्यमंत्री जी के मन में विचार आया और विधानसभा में भी इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त की गई। जनसंख्या नियंत्रण होना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये सबके लिए लागू होना चाहिए और इसीलिए समान नागरिकता कानून को लाया गया है। इसलिए जो कानून बनता है वो देश के लिए, प्रदेश के लिए एक जैसा होना चाहिए, ना कि किसी पे इसको लागू करें। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर भी पूरी तरह विरोध में नहीं है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कोई नया विचार नहीं है। इंदिरा गांधी के दौर में परिवार नियोजन अभियान चला था। ऐसे में अगर आज की सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए ये जरूरी भी है। इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, जिसको बहुत हो हल्ला लोगों ने मचाया था, जब नसबंदी और परिवार नियोजन का कार्यक्रम इंदिरा जी ने चलाया था, संजय गांधी जी ने चलाया था। आज ये अगर भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते जा रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत बात है। बताते चले कि इसी बीच सरकार ने 7 सदस्यीय अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है, जो इस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के आंकड़े जुटा रही है। इसे भी आने वाले किसी बड़े फैसले की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुली जंग में तब्दील होती दिख रही है। हरीश रावत के कोप भवन में जाने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। ऊपर से उनके समर्थक विधायक हरीश धामी की सामूहिक इस्तीफे वाली पोस्ट ने आग में जैसे घी डाल दिया है। अब हरक सिंह रावत ने भी इशारों में एक बड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस में 15 दिनों के सियासी अवकाश की हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बयानबाजी का दौर जारी है और कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। हरक सिंह रावत ने दो टूक कहा कि कुछ भी हो जाए, इस बार सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, चाहे कोई घर बैठ जाए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि किसी एक नेता के हटने या किनारा कर लेने से पार्टी की लड़ाई कमजोर नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान था, लेकिन गिलहरी कहे कि मैंने ही पुल बनाया है, ऐसा भी नहीं है। हरक सिंह रावत घर बैठे नाराज हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो आएगी कांग्रेस की। गिलहरी का भी योगदान था। अब अकेले गिलहरी के योगदान से थोड़ा मिट्टी डालने थोड़ी पुल बन गया समुद्र में। अकेले थोड़ा सा गिलहरी का मिट्टी डालने से थोड़ी पुल बन गया, लेकिन श्रेय तो गिलहरी को भी मिला ना। हरक सिंह रावत यही नहीं रुके। हरीश रावत के समर्थन में विधायक हरीश धामी की सामूहिक इस्तीफे वाली पोस्ट पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। हालांकि सीधे टिप्पणी से बचते नजर आए, लेकिन बड़ा इशारा कर दिया। जो भी इस वक्त कांग्रेस को कमजोर करने में लगा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। अब वो उनकी पता नहीं उन्होंने किस सेंस में क्या सोच के बोला है, और लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो इस समय कांग्रेस को कमजोर कर रहा होगा, वो सिर्फ भाजपा के इशारे पे ही कांग्रेस कमजोर कर रहा है। जो भी कर रहा है, देखिए मैं आपको, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे दूसरा कोई कर रहा है, वो भाजपा के इशारे पे कर रहा है। इस समय कांग्रेस को कमजोर करना मतलब उत्तराखंड को खड्डे में डालना है। ऊपरी तौर पर भले ही कांग्रेस एकजुटता का दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत और ही कुछ बयां करती है। सोशल मीडिया पोस्ट, बयान और पलटवार सब मिलकर ये साफ कर रहे हैं कि पार्टी की गुटबाजी अब सतह पर आ चुकी है। अब नजर 2027 के चुनाव पर है, जहां ये अंदरूनी खींचतान कांग्रेस की ताकत बनेगी या सबसे बड़ी कमजोरी, इस पर बीजेपी भी पैनी नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस ने कुछ दिन पहले 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोले, जिसके तहत पार्टी में 6 नेताओं को एंट्री मिली।
लेकिन इस एंट्री के बाद से कांग्रेस ने जो रार वहां शुरू हुई, उसे देखते हुए भविष्य को ज्वाइनिंग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस की इस ज्वाइनिंग का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मन मुताबिक रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी को पार्टी में शामिल न कराने से पार्टी असहज स्थिति में आ गई है। हरीश रावत के विरोधी और समर्थक आमने सामने हैं। पार्टी के भीतर अब ऐसे हालात हो गए हैं कि मानो राजनीतिक रूप से अब भविष्य में होने वाली ज्वाइनिंग से पहले सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस ज्वाइन कर 2027 में चुनाव लड़ने का सपना देख रहे नेताओं के लिए है, क्योंकि ऐसी स्थिति उनके लिए ठीक नहीं है। हालांकि पार्टी नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जल्द ही ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद ये ज्वाइनिंग लगातार आने वाले समय में बनी रहेंगी और मेरा मानना है कि कई हमारे संपर्क में भी और नेताओं के संपर्क में भी बहुत बड़े नाम अभी हैं। समय आने पर उनकी भी ज्वाइनिंग होगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ऐसे समय में पार्टी के नेतृत्व को फूंक कर कदम रखने की सलाह दे रहे हैं, ताकि 2027 में कांग्रेस का रास्ता साफ हो सके। देखिए, कोई पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है और जहां तक सवाल है, ये तो हम सभी राजनीतिक दलों में, चाहे राजनीति में कोई भी दल हो, गुटबाजी ऊपर से नीचे आती है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से कोई भ्रष्टाचार ऊपर नहीं जाता, ना ही नीचे से गुटबाजी ऊपर जाती है, ऊपर से ही आती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चुनावी समय है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं के बीच सिर्फ टव्वल की स्थिति पार्टी नेतृत्व को चिंता में डालने वाली है, क्योंकि अगर ये असंतोष अभी नहीं थामा गया तो इसके दुष्परिणाम 2027 के चुनावी नतीजों में दिखेंगे और उसे जीतने के लिए पार्टी को अच्छे कैंडिडेट्स की जरूरत होगी। लेकिन बड़े नेताओं की लड़ाई के चक्कर में कोई जिताऊ नेता पार्टी ज्वाइन करेगा, ये कहना मुश्किल है। उधम सिंह नगर से वेद के साथ हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, जिसको पार्टी ने अपने 11,000 से ज्यादा बूथों पर मनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। कैसे होंगे कार्यक्रम, कहां होंगे, सब कुछ रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। पार्टी ने अपने 11,729 बूथों पर इसे धूमधाम से मनाने की तैयारी की है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर झंडा फहराने, पार्टी की विचारधारा और केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाना, इसके साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और सीनियर कार्यकर्ताओं को सम्मान जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। भारतीय जनसंघ से लेकर के आज तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने तब प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 चला रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में 304 मंडल हैं। अभी तक हमारे 160 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो गए हैं। इन प्रशिक्षण वर्ग में हमारे मंडल की कार्यकारिणी है, वहाँ के प्रभारी हैं, उसमें जिला पंचायत के सदस्य हैं, उस मंडल में निवासरत प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, ऐसे मोर्चों के अध्यक्ष हैं। इन सब का समावेश उस प्रशिक्षण वर्ग में एक प्रशिक्षणार्थी के नाते होने वाला है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कहते हैं कि नए कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की विचारधारा समझ में आ सके, इस दिशा में स्थापना दिवस के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सीनियर लीडर्स भी अपने विचार साझा करेंगे। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना और एक जगह बैठकर पार्टी के विषयों की चर्चा करना, इस यात्रा की चर्चा करना, इस नाते ये 6 अप्रैल को सभी स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी जानती है कि सीनियर लीडर्स का सम्मान और दूसरे दलों को छोड़ पार्टी का हिस्सा बने नए नेताओं को पार्टी की रीति नीति समझाना जरूरी है और इसके लिए स्थापना दिवस से बेहतर कुछ नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। श्वेता चौबे को दिल्ली टिहरी की एसएसपी बनाई गई हैं। योगेंद्र सिंह रावत कुंभ मेला के आईजी होंगे।
आयुष अग्रवाल एसएसपी कुंभ मेला बनाए गए। वहीं विशाखा अशोक कमांडेंट IRB द्वितीय होंगी। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां ट्रांसफर किए गए हैं और वो तमाम नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नैनीताल में टूरिस्ट और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि मॉल रोड में पर्यटकों और टूरिस्टों के बीच जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाव चालकों और पर्यटकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद ये मारपीट में बदल गई। इस दौरान अफरा तफरी मची और हालांकि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई है। देहरादून में रसोई गैस न मिलने पर शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर आए। शिमला बाईपास के पास झीवा रेडी इलाके के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल लोगों का आरोप है कि बीते कई दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं वो, जिसके बाद लोगों ने पूरा हाईवे जाम लगाया क्योंकि उन्हें सिलेंडर्स नहीं मिले। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं और यात्रियों की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर सेवा से बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। यूकेडा ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए नई टेंडर प्रक्रिया चालू की है, जिसके बाद किरायों में बढ़ोतरी की गई। गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरने वालों को एक तरफा किराया 6,077 रुपए और फाटा से 4,840 रुपए और सिरसी से 3,000 रुपए दिया जाना चाहिए। पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा टेंडर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए गुप्त काशी से 2 ऑपरेटर, फाटा से 4 ऑपरेटर और सिरसी से 2 ऑपरेटर्स को फ्लाइंग करने की अभी एक प्रोविजनल अनुमति दी गई है। इसके उपरांत इनके हेलीपैड्स का निरीक्षण यूकाडा और डीजीसीए की ज्वाइंट टीम द्वारा किया जाएगा और उनके हेलीपैड को फिट मानते हुए उनको उड़ान के लिए अनुमति यात्रा से पूर्व दी जाएगी। चूंकि आप गुप्त काशी से देखेंगे तो गुप्त काशी से बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है किराए की। फाटा सेक्टर में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें किराया लगभग 10,000 के आसपास है। सिरसी में किराए में कुछ कमी आई है और बाकी तीनों सेक्टर को मिलाएंगे तो किराया जो है उसमें केवल फाटा में ही बढ़ोतरी हुई है। 23 अप्रैल को खुलने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति सफाई को लेकर यात्रियों के ठहरने और बुनियादी सुविधाओं की चाक चौबंद करने में लगी हुई है। वहीं तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा को लेकर बीआरओ और पीडब्ल्यूडी सड़कें दुरुस्त करने का काम कर रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। मंदिर समिति जिस दिन से हमारा देवी भागवत होता उस दिन से यात्रा की तैयारियां प्रारंभ होती और आज जिस प्रकार से यहाँ पे हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर संजीवनी शिखर औली में हमने सुखद यात्रा के लिए यात्रा की प्रारंभ के लिए यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूजा एवं विशाल झंडा जो हमने आज अपनी ओर से ही चढ़ाया और इस कार्यक्रम में इस समय तैयारियों के लिए हमारी अग्रिम टीम बद्रीनाथ में कार्य कर रही है। सिंह द्वार पे रंग पोताई सभी प्रकार के गेस्ट हाउसों को ठीक करना। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं, जिसको चारधाम यात्रा में ले जाने वाले गाड़ियों की फिटनेस और कागजों की पहले से जांच कर ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है। बिना ग्रीन कार्ड की कोई गाड़ी यात्रा मार्ग पर नहीं जा सकती। ऋषिकेश में आरटीओ द्वारा तेजी से वाहनों की जांच करके ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा काल में तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। प्रत्येक कार्यालय में ग्रीन कार्ड जारी किए जाने प्रारंभ हो गए हैं और लगभग 135 ग्रीन कार्ड प्रदेश में जारी हो चुके हैं और ऋषिकेश कार्यालय में 86 ग्रीन कार्ड अभी तक जारी हुए हैं सभी यात्री वाहनों।